दोस्तों, क्या कभी आप मेला में गए हैं? और अगर आप मेला में गए हैं तो बड़े वाले मेला में गए हैं, यानी कि जहां पर खोया पाया केंद्र भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर किसी का बच्चा खो जाता है, उसके पेरेंट्स खोया पाया केंद्र पर जाते हैं और अपने बच्चे का नाम अनाउंसमेंट करवाते हैं कि भैया आजा, हमारा सोनू कहाँ है, हमारा पप्पू कहाँ है। फिर वो पप्पू आवाज सुनता है कि मेरे मम्मी पापा वहां हैं खोया पाया केंद्र पर, वो वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके अंदर की, बोले तो खाया पिया केंद्र की, खोया पाया केंद्र नहीं, खाया पिया केंद्र की, कि जो हम खा पी रहे हैं वो जा कहाँ रहा है, मतलब बोले तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका फायदा हो सके, और लाइक तो बनता है यार। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली हेडिंग है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि इंसानों में न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, हमने पौधों का न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब बात आती है कि इंसानों के बगैर अगर हम किसी की बात करेंगे तो बेमानी, क्योंकि हम जब अपने बारे में ही नहीं जानते तो दूसरे के बारे में क्या झक जानेंगे यार। पहले अपने आप से दुनिया शुरू होती है, तो अपनी दुनिया शुरू करने से पहले खाया पिया केंद्र पर जाना पड़ेगा। बोले तो जो भी हम खा पी रहे हैं जा कहाँ आना है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन के हमारे अंदर जो भी हम खा पी रहे हैं कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से शुरू होता है, और जाते ही अलग अलग माउथ है हमारा, फिर बक्कल कैविटी है, यहाँ से एक नली पाई जाती है, फेरिंग्स है, एक नली पाई जाती है, और इसोफेगस है, फिर स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और एनस है। फिर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हम बाहर निकाल देते हैं एनस के थ्रू, टाइम टू टाइम निकाल देते हैं। कभी कभी गैर टाइम भी जाना पड़ता है, जैसे आपने देखा होगा लूज मोशन के टाइम पर। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हम शुरुआत से कैसे अंदर ले रहे हैं और हमारे अंदर उस खाने का क्या क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स का जो न्यूट्रिशन होता है, आपने ये वाला डायग्राम तो देखा ही होगा, बहुत चिर परिचित होंगे इस वाले डायग्राम से। इस वाले में यानी कि ये जो डायग्राम है ये आत्माराम का, बोले तो आत्माराम जी, इनके अंदर सारी चीजें दिखा दी गई हैं। ठीक है, अब देखेंगे यही डायग्राम यहाँ पर बनाने की हम कोशिश करते हैं। ये वाला डायग्राम देखेंगे भाई, ये हमारे चुटिया वाले बाबा, चोटी वाला साबुन सुना होगा तो इनकी चुटिया भी निकाल देते हैं। देखिए, ये इसकी नोज है, यानी कि नोज, नेसल कैविटी, यहां होके एयर जाती है। ठीक, ये एयर जा रही है, ये नोज है। ये हमारा है माउथ, इसे हम कहेंगे माउथ। अब माउथ के अंदर ये जो दांत वगैरह होते हैं इसके, यहां पे टंग भी होती है, उसको नाम देते हैं हम बक्कल कैविटी। ये हमारी बक्कल कैविटी है, मुंह के अंदर वाला हिस्सा, जिसमें हमारा टीथ होते हैं और टंग होती है, जीभ होती है। इसके पीछे जो चैम्बर होता है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ये दोनों का कॉमन पैसेज होता है, यानी कि यहां से एयर भी आती है इसी में और हमारा खाना भी इसी में आके मिलता है। तो दोनों का कॉमन पैसेज है, किस किस के लिए, फूड और एयर के लिए।
एयर तो हमारे आगे वाले इसमें चली जाती है, ये ट्रैकिया है, तो ये वाला ये जो है हमारा ट्रैकिया, एयर तो हमारे ट्रैकिया में होते हुए कहां पर चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। और ये एपिग्लॉटिस है, जब खाना यहां पर आता है तो एपिग्लॉटिस इस पर गिर जाता है, इसको ढक लेता है, जिससे कि यहाँ पर खाने को नहीं जाने देता, पानी को नहीं जाने देता है, क्योंकि ये हवा की जो नली है अंदर, उसमें खाना और पानी नहीं जा सकता। खाना पानी जाएगा तो भैया खाने वाले पानी वाली नली में जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फूड पाइप। ये जो है ये ऊसोफेगस हो गया, यानी कि फूड पाइप। लगभग 25 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, ये जाके खुलता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, जे जैसा, देखो जे ऐसी होती है ना, जे ये हमारी जे ऐसी तो होती है, ये जे जैसा ऐसा स्ट्रक्चर है, तो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जे जैसे आकार वाला स्ट्रक्चर है, जिसको हमने नाम दिया स्टोमक। ये है आगे वाला स्ट्रक्चर। फिर यहां से चालू हो जाती है, जहां से ये ओपन होता है, यहां ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो पूरी कॉइल्ड है, जो आपस में बहुत ज्यादा कॉइल्ड रूप में है, इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा ऑर्गन है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू हो रही है, ऐसे ऐसे चलते हुए, और यहाँ पर एनएस पर खत्म हो रही है, और यहां से चालू होती है हमारी, और यहां तक एनएस तक। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सबसे लास्ट वाली जो ओपनिंग है, इसे हम क्या कहेंगे, एनस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसको नाम देते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज। और ये जो पाया जाता है, इसे हम कहेंगे लिवर। और ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, इसे हम कहेंगे जीवी। एमबी जीवी वाला जीवी नहीं है, बोले तो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर है ये, जिसमें इसका लिवर का जो बाइल जूस बनता है, लिवर में बाइल जूस बनता है, और बाइल जूस कहाँ पे जाके स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का काम है बाइल जूस को स्टोर करना, और आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे निकाल देना, कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए पेनक्रियाज वाली डक्ट में मिलते हुए ये कहां पर निकल आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है भैया, ये हमारा मोटा मोटा स्ट्रक्चर हो गया इस आत्माराम जी का, ये आपने देख लिया। अब हम शुरुआत से चलेंगे, यहां से लेकर जो स्ट्रक्चर चालू हो रहा है, इस पूरे को हमने नाम क्या देंगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल पूरे को नाम देंगे हम। एलिमेंट्री कैनाल लगभग 7 से 9 मीटर, 7 से 9 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, 7 से 9 मीटर लंबी होती है। अब देखेंगे भैया कि सब में एक जैसी क्यों नहीं होती, क्योंकि सबका साइज एक जैसा थोड़ा ही है। अगर आपने कुश्ती फिल्म देखी है, कुश्ती फिल्म में क्या होता है, कुश्ती होती है, राजपाल यादव इतना सा है और खली के बीच में। तो आप एक बात बताइए, क्या खली और राजपाल यादव की एलिमेंट्री कैनाल सेम होगी? भैया राजपाल यादव की एलिमेंट्री कैनाल तो बहुत छोटी होगी खली की अपेक्षा, खली की बड़ी होगी। तो और ये डिपेंड करता है कि हमारे इंसान के ऊपर कि इंसान कितना बड़ा है, उसका साइज कितना है, तो एलिमेंट्री कैनाल उसके साइज के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। तो लगभग एक एवरेज लेते हैं, 7 से 9 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी, जो कहाँ से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। जैसे हमने देखा था, माउथ है पहला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट बक्कल कैविटी, तीसरा वाला पार्ट फेरिंग्स, चौथा वाला पार्ट ऊसोफेगस, पांचवा वाला स्टोमक, छठवां स्मॉल इंटेस्टाइन, सातवां लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और हमारा 8वां वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एनस। अब कुछ कहते हैं भैया ये पेनक्रियाज और लिवर को पार्ट क्यों नहीं माना गया,
कि भाई एलिमेंट्री कैनाल का मतलब इस लंबी कैनाल से है, ये तो अलग वाले स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं ना इसमें, तो ये कैनाल ये यानी कि जो नली कहाँ कहाँ तक चल रही है, नली से ही संबंध है हमारा, और आसपास के जो स्ट्रक्चर जुड़ रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है, वो तो इसमें एक्स्ट्रा काम करेंगे आके, लेकिन कैनाल का मतलब नली, नली कहाँ कहाँ जा रही है उसी से है। अच्छा एक बात और आती है इसमें, हम एलिमेंट्री ट्यूब नहीं कह सकते, अगर किसी बुक में अगर आपने देख लिया होगा तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ट्यूब का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर, यानी कि एक तरफ से खुली हुई है और दूसरी तरफ से बंद है, तो इसको हम कहते हैं ट्यूब। तो यहाँ पर यहाँ से भी खुला हुआ है और यहाँ से भी खुला हुआ है, यहाँ से भी खुला हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब दोनों एंड जो है, दोनों सिरे उसके ओपन होने चाहिए, तो इसे हम एलिमेंट्री कैनाल नाम देंगे, न कि एलिमेंट्री ट्यूब। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब शुरुआत से देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए पहला हमारा कौन सा है? माउथ। माउथ के बारे में देखिए भाई, हमारा सबसे वाला पहला वाला पार्ट कौन सा था? माउथ। ये अपर मोस्ट ओपनिंग है, सबसे एलिमेंट्री कैनाल की सबसे ऊपर वाली ओपनिंग है, तो हम लिख सकते हैं इट इज अपर मोस्ट ओपनिंग, इट इज अपर मोस्ट ओपनिंग which help in ingestion of food। क्या काम करता है भैया? भोजन को अंदर लेने में। इंजेशन, इंजेशन का मतलब अंदर लेना, भोजन को अंदर लेने में ये हेल्प करता है। कौन करता है? माउथ। भैया मुंह बंद कर लो, क्या हम खाने को अंदर ले सकते हैं? ओ आई एम सॉरी यू आर कचौड़ी, आई एम खाता यू आर पकाता, वो वाला सिस्टम नहीं अंदर ले सकते भाई। तो मुंह अंदर, भोजन को अंदर लेना है तो मुंह को खोलना पड़ेगा, तो ये सबसे ऊपर वाली ओपनिंग है जो खाने को अंदर लेने में हेल्प करती है। अच्छा दूसरा वाला जो है हमारा वो है बक्कल कैविटी। आपने देखा होगा बक्कल कैविटी कहाँ पर है? बक्कल कैविटी हमारी ये वाला स्ट्रक्चर, यानी कि बक्कल कैविटी, ये हो गई हमारी बक्कल कैविटी भाई। अब ये बक्कल कैविटी क्या है? ये माउथ और फेरिंग्स के बीच में पाया जाता है। बक्कल कैविटी जो है माउथ और फेरिंग्स के बीच में पाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल का ऐसी जगह, एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा पार्ट या ऐसी जगह है जहां पर खाना चबाया जाता है। किसकी सहायता से चबाया जाता है? जीभ की सहायता से, दांतों की सहायता से चबाया जाता है। तो ये बक्कल कैविटी लिख लीजिए आप, इट इज प्लेस वेयर फूड इज च्वेप्ड, यानी कि ऐसा ऐसी जगह जहां खाना चबाया जाता है। किसकी हेल्प से चबाया जा रहा है? विद हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, किसकी सहायता से? टीथ एंड टंग, यानी कि जीभ और दांत की हेल्प से चबाया जाता है। ये एक ऐसा जगह जहां पर खाना चबाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? बक्कल कैविटी। और इसमें एक पानी सा और आता है, जैसे कभी कभी अगर आप मार्केट गए हों और वहां पे पड़ाके वाली ढकेल हो, बोले तो पानी पूरी वाली ढकेल खड़ी हो, और आपकी जेब में पैसे नहीं हो, तो आप क्या सोचेंगे? जी कर देखता रहूं क्या कितना सोना पड़ाका बनाया, पड़ाके जो हैं कितने अच्छे बनाए हैं, काश मिल जाए। तो ये जो इसको सोच के जो द्रव निकलता है, मुंह में पानी जो आता है, इसका नाम है सलाइवा। सलाइवा कहाँ सीक्रेट होता है? हमारी बक्कल कैविटी में सीक्रेट होता है। और ये 3 पेयर्स होती है, 3 इधर होती है 3 इधर होती है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स
के द्वारा सीक्रेट होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होता है सलाइवा, और एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सीक्रेट होता है। तो हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट इसका, सलाइवा इज सीक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट, सलाइवा ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है, कितना, 1 से 1.5 लीटर पर डे, रोज 1 से 1.5 लीटर सलाइवा सीक्रेट होता है। किसके द्वारा हो रहा है, बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, 3 इधर 3 इधर, यानी 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा ये सलाइवा सीक्रेट होता है। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात भी देखी होगी, कुछ माताएं हमारी बहनाएं ऐसी होती हैं, माता जी खाना बनाती हैं, कभी कोई बहन कर देती है, मैं काट देती हूँ सब्जी वगैरह को, तो बिना ज़्यादा ढंग से धोए हुए भी वो खाने को पका देती है, सब्जी को पका देंगे, हम उसे खाते हैं। तो हमारे सलाइवा में बैक्टीरिया को मारने वाला स्पेशल एंजाइम भी होता है, जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम, तो वो बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे कि हम बीमार नहीं पड़ते। उनके आलस की वजह से हम कभी कभी हमारा जीवन भी खतरे में आ जाता है, तो उनसे कहें कि भैया ढंग से धोएं। हाँ, तो देखिए लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, लाइसोजाइम भी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, विच किल पैथोजेंस, पैथोजेंस उसे कहते हैं जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैलाते हैं, यानी बैक्टीरिया है, कीटाणु वगैरह जो होते हैं, ये पैथोजेंस होते हैं, इनको हमारा लाइसोजाइम मार सकता है। ये हमारी कहाँ पर पाया जाता है, लार में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। और क्या पाया जाता है सलाइवा में, आपने सुना हो सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम और है, वो हमारे सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन, और वो क्या काम करेगा, हमारे स्टार्च को, हमारे भोजन में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसे माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देता है, सलाइवरी एमाइलेज। किसको कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को। तो हमारा स्टार्च यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्च का मतलब है कि छोटे हमारे भोजन में देखिए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, फैट पाया जाता है, ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है हमारा पॉलीसैकेराइड, जिसका एग्जाम्पल है हमारा स्टार्च। ठीक, तो हम कह सकते हैं स्टार्च एक बड़ी फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। तो ये सलाइवरी एमाइलेज उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। किसको तोड़ देगा, स्टार्च को तोड़ देगा। और किस में तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, जो हम क्या नाम देंगे उनका, माल्टोस। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, सलाइवरी एमाइलेज दूसरा नाम क्या था इसका, टाइलिन। टाइलिन प्रेजेंट इन saliva and digest starch into maltose। ठीक, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है सलाइवरी एमाइलेज। दूसरा नाम क्या है इसका, टाइलिन। ये PTYALIN। तो ये हो गया हमारा कि हमारे सलाइवा का क्या इसका फंक्शन है। ठीक है भैया, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, यहां पर क्या पड़ी है, स्टार्च। ठीक, और यहां पे टाइलिन आया और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया,
माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये हमारा सैलिवरी एमाइलेज का काम है। तो हमने देखा बक्कल कैविटी किसे कह रहे हैं, जहां पर मुंह के अंदर टीथ और टंग वाला ये जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट, पहला वाला माउथ, दूसरा वाला बक्कल कैविटी। इसमें क्या होता है कि इसमें सैलाइवा सीक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, और उसमें एक एंजाइम होता है, क्या नाम है उसका एंजाइम का, जो कीटाणुओं को मार रहा था, लाइसोजाइम, कीटाणुओं को मार देता है। दूसरा और एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज या टॉयलिन। ये क्या काम करता है, ये स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, यानी डाइजेस्ट कर देता है। तो हमारे भोजन का डाइजेशन यहाँ से मुंह से ही चालू हो जाता है। डाइजेशन बोले तो डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन हमारे यहाँ से चालू हो गया है। अब हमारा जो आगे वाला पोर्शन आ रहा था, तीसरा वाला जो पोर्शन था एलिमेंट्री कैनाल का, वो वाला कौन सा था, फेरिंग्स। फेरिंग्स वाला हिस्सा भैया कौन सा था, ये वाला हिस्सा। इसमें एयर वाला भी पार्ट आके मिल रहा है और ये वाला भी आके पार्ट मिल रहा है, तो ये कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। और कैसा स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ तो चौड़ा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिकुड़ा हो जाएगा। तो फनल जैसा स्ट्रक्चर है, यानी फनल मीन्स होता है आगे से चौड़ा और पीछे से सिकुड़ा होता हुआ चला जाता है। ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है कौन, फेरिंग्स। ठीक, इट इज फनल शेप्ड पैसेज, फनल जैसे आकार का रास्ता है, विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। भोजन के लिए और हवा के लिए, दोनों के लिए कॉमन रास्ता है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट क्या आता है कि इसमें यहाँ पर एपिग्लॉटिस भी प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस बोले तो ढक्कन। अगर ये नॉर्मली ओपन होता है ये वाला हिस्सा, हवा वाला हिस्सा, क्योंकि हम सांस बार बार लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, तो ये जो ट्रेकिया वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ट्रेकिया वाला, ये नॉर्मली ओपन रहता है और हवा आर पार होती रहती है। लेकिन जब हम कुछ चीजें निगलते हैं, यानी कि खाना निगल रहे हैं, पानी को अंदर ले रहे हैं, तो ये एपिग्लॉटिस किसको ढक लेता है, किसको कवर कर लेता है, ट्रेकिया को कवर कर लेता है। जब ट्रेकिया ये कवर कर लेगा तो खाने वाला हिस्सा, खाना, और हमारा पानी फिर किस में चला जाएगा, इस फूड पाइप में चला जाएगा, बोले तो ईसोफेगस में चला जाएगा, और हमारा इसमें नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग इसीलिए तो कहते हैं कि भैया खाते वक्त बात मत करो। अगर बात करते हैं तो हम किससे बात करते हैं, हमारे अंदर से हवा आ रही है, लेरिंग्स के द्वारा हम बात करते हैं, और जैसे ही हम निगल रहे होते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है एपिग्लॉटिस खुला हुआ रह गया थोड़ा सा भी, तो हमारा खाने का पार्ट थोड़ा बहुत किसमें गिरने की संभावना हो जाती है, ट्रेकिया में गिरने की संभावना हो जाएगी यहाँ से, तो हमें फिर खांसी आती है खांसी आती है, तो उसे निकालने के लिए तो कहते हैं खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये क्या है, ये ढक्कन, एज कवरिंग ऑफ एपिग्लॉटिस, कवर्ड टू कर दो आप, कवर्ड टू ट्रेकिया, अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर वाले हिस्से को एपिग्लॉटिस कवर कर देता है, विच क्लोज टू ट्रेकिया ड्यूरिंग
ड्यूरिंग swallowing, जब भोजन को हम निगल रहे हैं तो swallowing के टाइम पर ये ट्रेकिया को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ठीक है भैया, ये बात हो गई। अब हमारा आगे वाला जो पोर्शन है वो कौन सा था, फूड पाइप। फूड पाइप बोले तो ईसोफेगस। अब हम ईसोफेगस को देखेंगे, फूड पाइप क्या है। दूसरा नाम क्या था इसका, फूड पाइप। ये लगभग नली जैसा स्ट्रक्चर होता है और 25 सेंटीमीटर लंबा होता है ईसोफेगस हमारा। ठीक है, और ये क्या काम करेगा, कहां से कहां तक होता है, फेरिंक्स से और स्टोमक तक होता है। इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर पैसेज फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक। फेरिंग्स से लेकर स्टोमक तक लगभग 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। मस्कुलर पैसेज होता है, मीन्स इसमें मसल्स होती हैं। खाना जब जाएगा तो ये पेरिस्टाल्टिक ग्रोथ के द्वारा जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इसमें, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जाएगा। यानी कि खाना अगर यहाँ पे चला गया तो पीछे से सिकुड़ता चला जाएगा, आगे से फैलता चला जाएगा। तो यहाँ पे मान लेंगे खाना यहाँ पर है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, खाना यहाँ पर है। अब ये पीछे तो वहीं सिकुड़ता चला जाएगा, आगे फैलता हुआ चला जाएगा, तो खाना कहाँ पर आ जाएगा, हमारा स्टोमक में। तो ये हमारा आगे वाला जो पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, वो हमारा कौन सा होगा, स्टोमक। ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है स्टोमक। इट इज जे शेप्ड जे जैसा स्ट्रक्चर वाला है और इसके 3 पार्ट हैं। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है इसका कार्डियक वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट फंडस वाला पार्ट होता है, और जहां लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसका पाइलोरिक रीजन होता है। यानी कि स्टोमक को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, इट इज, दूसरा वाला पॉइंट लिख लेंगे, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से हमारे, ये हैं कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। अब खाना हमारा इसमें आ जाता है, और शुरुआत में खाना इसमें आ जाने के बाद इसमें 4-5 घंटे तक खाना रहता है, और इसके अंदर चर्निंग मूवमेंट होता है। यानी कि इधर उधर इसकी मसल्स जो है खाने को ढंग से इधर उधर करती रहती हैं, 4-5 घंटे तक उसे मिलाती रहती हैं। और दूसरी वाली बात, यहाँ पर खाने को जब ये चर्निंग मूवमेंट हो रहा है तो खाने को ऊपर न निकल जाए खाना, तो यहाँ पे जो होता है एक स्फिंक्टर होता है, जो कहते हैं बिल्कुल नली को ऐसे दबा के रखता है कि खाना इसके ऊपर न चला जाए। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, और कभी कभी आपने देखा होगा अगर यहाँ से खाना ऊपर ही चला जाता है तो हमें खट्टा खट्टा सा लगता है, जिसे कहते हैं खट्टी डकार आ गई। तो खट्टी डकार उसी की वजह से आती है कि हमारे स्टोमक में एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो यहाँ पर इसको जो रोकता है खाने को ऊपर आने से, उसे हम क्या कहेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर कह लीजिए आप, या गैस्ट्रोऊसोफेगस स्फिंक्टर कह लीजिए आप। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूं कार्डियक स्फिंक्टर, CTR। कार्डियक स्फिंक्टर का मतलब होता है कि ये इसे क्लोज करके रखेगा इस नली को, जिससे कि खाना ऊपर न जा सके। और जब 4-5 घंटे तक इसमें खाना रहना है तो ये खाने को नीचे जाने से भी रोकना चाहिए कोई। तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है जो इसको बंद कर देता है। इसको स्फिंक्टर को हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा कि खाने को नीचे फर्दर जाने से रोकता है, 4-5 घंटे बाद ही जाएगा खाना।
ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने देखा था कि खाना जब हमारा सलाइवा में मिल जाता है ढंग से, हम चबा चबा के खाना को खाते हैं, तो हमारा खाना किस में मिल जाता है? सलाइवा में, लार में जब खाना मिल जाता है तो अब उस खाने को हम क्या कहेंगे? बोलस। यहाँ पर एक याद रखें, BOLUS, बोलस, उस खाने को कहेंगे। और यहाँ से खाना जब एसिडिक होते हुए 4-5 घंटे यहाँ खाना रहा, एसिडिक होकर ये अंदर जाएगा, तो अब यहाँ से जो खाना एसिडिक फॉर्म में जो जाएगा उस खाने को हम क्या कहेंगे? कायम। ये दो रूप हैं खाने के। यहाँ से जो खाना जाएगा उसे हम कायम कहेंगे, यहाँ से खाना जो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? बोलस। अब मैंने आपको बताया था स्टोमक के बाद वाला जो रीजन होता है, स्टोमक के बाद वाला जो पोर्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा आगे वाला जो पार्ट है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भैया लगभग 6 से 7 मीटर या 5 से 6 मीटर, लगभग 6 मीटर मान लीजिए आप, लंबी होती है। इट इज 6 मीटर लॉन्ग, लगभग 6 मीटर हमारी लंबी होती है। तो देखिए हम 6 मीटर तो हम खुद ही लंबे नहीं है, तो हमारे अंदर ये कैसे आ गई लंबी? तो देखो ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसे 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 ये पड़ी हुई होती है, तो इसलिए हमारा 6 मीटर ये लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आगे वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ पे ऐसे साफ कर देता हूं। ये हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो ये सी जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब सी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। कुछ बुक में से यू जैसा स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। तो ये सी या यू जैसा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है ड्यूडेनम। और ये हाईली कॉइल्ड जो होता है इसको हम कहते हैं जेजुनम। और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला वाला कौन सा था? ड्यूडेनम। पहला वाला ये सी जैसा स्ट्रक्चर होता है, सी शेप। और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है एंड अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है भाई। ड्यूडेनम जो है सी शेप, सी जैसे स्ट्रक्चर का होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है। ये क्या काम करता है? जो काइम यानी भोजन काइम के फॉर्म में जो स्टोमक से आ रहा है उसको ये रिसीव करता है। पहली वाली बात, पहले तो भोजन को रिसीव करेगा एंड रिसीव काइम फ्रॉम स्टोमक। स्टोमक से जो खाना आ रहा है उसको रिसीव करेगा। दूसरी वाली बात एक और होती है इसकी, वो भैया क्या होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ ही पास में क्या होते हैं, देखा होगा आपने, मैंने बताया था ये हल्का सा, ये जो है पेनक्रियास और हमारा लिवर, यानी कि पेनक्रियास से हमारे पेनक्रियाटिक जूस आएगा जिसमें एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, और लिवर से हमारा बाइल आएगा, तो एक उनको भी रिसीव करता है। एंड इट ऑल्सो रिसीव पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल। बाइल जूस को और पेनक्रियाटिक जूस को भी ये क्या करेगा? रिसीव करता है। कौन? ड्यूडेनम वाला पार्ट। अब आता है जेजुनम। जेजुनम हाईली कॉइल्ड पार्ट है, हाईली कॉइल्ड, बहुत हाईली कॉइल्ड पार्ट है, यानी कि घुमा हुआ पार्ट है। एंड मिडिल पार्ट, ये हमारा बीच वाला भी सब है। अब आता इलियम, ये सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये था, सबसे लोअर वाला पार्ट जो है कौन सा? हमारा इलियम। यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो है वो हमारा क्या है? इलियम। इट इज लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन
सबसे नीचे वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, और ये क्या काम करता है, एंड ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में ये ओपन होगा भाई, यहीं से तो आगे लार्ज इंटेस्टाइन चलेगी, तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खुलता है। आप इनको कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। हमारा ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। तो भैया आप कभी अगर शादी बारात में गए हों तो उस शादी में अगर डीजे न लगा हो तो कोई आनंद ही नहीं है, क्योंकि ठुमका तो डीजे पर ही लगाया जाता है। जब डीजे बज रहा हो तो नाचने वालों के पैर अपने आप उठते हैं। तो अगर हमारी बात आती है अपनी ही बॉडी की, तो अपने अंदर भी तो कोई डीजे होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो डीजे लाओ, यानी कि डीजे कहीं से आई, तो यहाँ पे कह सकते हैं डी जे आई। डीजे आई कहाँ पे आई, स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, तो डीजे आई। तो आप यहाँ पे लिंक बना सकते हैं जिससे कि आपको एक सीरीज में याद रहेंगे। पता चला कि ऊपर जेजुनम कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो डीजे आई, इस तरह आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब हमारा एक और पार्ट रह गया है, वो हमारा कौन सा है भैया, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, देखिए कि इट इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, लगभग 1 मीटर लंबा होता है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन 1 मीटर लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला वाला है सीकम, दूसरा वाला है कोलोन, तीसरा वाला है रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये हमारे 3 पार्ट हैं। सीकम कहाँ से होता है भैया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीकम, ये वाला हिस्सा। और इसमें छोटी आउटग्रोथ भी होती है जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, अपेंडिक्स कह लीजिए, ठीक। अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किस में होती है, सीकम वाले रीजन में होती है। जब भी किसी को पता है कि भाई अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है तो डॉक्टर क्या काम करता है कि इसको काट के निकाल देता है। ये स्ट्रक्चर जो है पहले हमारी बॉडी में यूज होता था जब हम डायरेक्ट उनको खाते थे, सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते थे, प्लांट्स की पत्तियों वगैरह को ही डायरेक्ट खाते थे। जैसे तुमने देखा होगा कि गाय भैंस वगैरह प्लांट्स को ही खाना, प्लांट्स को ही खाती हैं। तो अब ये हमारे अंदर सेलुलेज एंजाइम बनता नहीं है। अब सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये हमारा एवोल्यूशन से हमारे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। ये अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि पहले तो यूज होता था, अब कोई यूज इसका नहीं है। तो कभी कभी खाना इसमें गिर जाता है, भोजन के कण, और इसमें फंस जाते हैं, वो कहीं निकल नहीं पाता। तो खाने के पार्ट जो है वो फूलते हैं तो इसमें पेन होता है। तो क्या करते हैं, डॉक्टर इसे यहाँ से काट के निकाल देता है, ठीक है भाई। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्मी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, वो एक अलग बात थी। तो अब देखिए कहाँ पर होता है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारा सीकम वाले रीजन में होता है। यहाँ से चालू होता है कॉलोन और यहाँ तक, यानी कि इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा वाला पार्ट कौन सा है, कॉलोन। तो सीकम को कह लेते हैं इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ, इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड ओपन इनटू कोलोन। कोलोन में होता है इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट सबसे लंबा वाला पार्ट है ये। इट इज लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या होगा, इट इज लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। और इसकी जो ओपनिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, एनस। सबसे लास्ट वाले को भी लिख लीजिए आप, इट इज ओपनिंग,
लास्ट ओपनिंग कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया है। इट इज लास्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बताया था, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम विच, जहां से, है ना, या फिर फ्रॉम वेयर अनडाइजेस्टेड फूड, फूड आउट, जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है, टाइम टू टाइम बाहर निकल जाता है, और टाइम टू टाइम। ये एनस, इट इज लास्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम वेयर अनडाइजेस्टेड फूड आउट फ्रॉम बॉडी टाइम टू टाइम, हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता रहता है। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पार्ट हो गया। अब हमने एक बात देखी कि यहाँ पर शुरू कहाँ से हुआ था, माउथ से, और एनस पे जाके खत्म होता है। लगभग 8 रीजन थे, मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, उसोफेगस, ऐसे होते हुए हम कहाँ पर पहुंच गए थे, एनस पर पहुंच गए थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बताई थी 6 मीटर लंबी और लार्ज इंटेस्टाइन 1 मीटर लंबी, तो यहाँ जो छोटी है उसे तो हम लार्ज कह रहे हैं, और जो ज्यादा बड़ी है 6 मीटर लंबी है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी कह रहे हैं। तो ये क्या चक्कर है, ये तो साइंटिस्ट को उल्टा पैदा हुआ था कि उल्टा बोल गया। भैया ऐसा है, देखिए इसका जो डायमीटर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन इतनी बड़ी होती है, इसका डायमीटर इतना बड़ा होता है, यानी डायमीटर ये जो है ये चौड़ा होता है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिया गया। इस स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया हम स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यहाँ पर मेन रीजन है जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को डायमीटर की वजह से स्मॉल कहा जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन को उसके ज्यादा डायमीटर की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा आगे वाला टॉपिक क्या रहा, डाइजेशन, यानी कि कैसे कैसे पाचन होता है। अब तक हमने पढ़ लिया कि ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। अब हम डाइजेशन देखेंगे कहाँ होता है। यहाँ पर मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है। बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा था जो डाइजेस्ट कर रहा था, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहा था, सलाइवरी एमाइलेज पाया जा रहा था। स्टार्च को माल्टोस में तोड़ रहा था, स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल है, माल्टोस छोटा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से यहाँ पर आ जाता है खाना, कहाँ पर आ जाता है, स्टोमक में, और स्टोमक में ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है भैया, HCl, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर जो एंजाइम पाए जाते हैं उसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम पाया जा रहा है, कहाँ पर पाया जा रहा है पेप्सिन एंजाइम, हमारा स्टोमक में पाया, हमारा स्टोमक है, स्टोमक में HCl पाया जाता है, रेनिन भी पाया जाएगा। अब पेप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन को तोड़ देता है, और रेनिन भी हमारा मिल्क प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है, जो ज्यादा बच्चों में पाया जाता है। अब बात आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर कौन सा पाया जा रहा था, एक आपको बताया था मैंने, पेनक्रियास। पेनक्रिएटिक जूस में जो मेनली पाए जाते हैं 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला वाला हमारा कौन सा है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक। कुछ यहाँ से ये पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा पहले प्रोटीन को, जहां से जो भी छोटी और प्रोटीन जो बच जाएगी उसको और कौन डाइजेस्ट कर देगा, हमारा ट्रिप्सिन। और एक और पाया जाता है एमाइलेज। एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे सैलाइवरी एमाइलेज था, वो भी कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था। यहाँ पे बाकी और कार्बोहाइड्रेट जो बच जाएगा वो हमारा कौन एंजाइम वो करेगा, एमाइलेज उसे डाइजेस्ट कर देगा। और एक और आता है लाइपेज। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है, लिपिड को, यानी कि फैट को जो डाइजेस्ट करता है वो हमारा लाइपेज करता है। ये 3 एंजाइम जो पाए जा रहे हैं हमारे पेनक्रिएटिक जूस में पाए जा रहे हैं। ये पेनक्रिएटिक जूस कहाँ का निकलता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। अब यहाँ पर लिवर क्या रिलीज कर रहा था, बाइल जूस। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, एक क्वेश्चन याद रखना, देयर इज नो एंजाइम इन बाइल जूस। बस बाइल जूस क्या काम करेगा, जैसे आपने देखा होगा
कि हम तेल को अगर सरसों के तेल को पानी में डाल दोगे तो आप सरसों के तेल को घोल नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा हो घी किससे निकलता है, दूध से ही निकलता है कि नहीं। अब दूध जब होता है तो उसमें घी घुला हुआ होता है, हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ घी है, और घी से हम दूध से हम घी को निकाल लेते हैं। अब फिर दूध में दोबारा हम घी को डालें तो फिर घी को हम घोल नहीं सकते। तो इसका मतलब पहले घी दूध में घुला हुआ है, तो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में घुला हुआ होता है। घी के जो पार्ट होते हैं, फैट के जो पार्ट होते हैं दूध में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में घुले हुए होते हैं। तो ये बाइल जूस का जो मेन फंक्शन है, बाइल जूस का, ये इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। इंटेस्टिनल जूस है, एमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक और लाइपोलाइटिक, ये 3 तरह के एंजाइम हमारे इंटेस्टिनल जूस में भी पाए जाते हैं। एमाइलोलाइटिक क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, जो भी और कार्बोहाइड्रेट बच गया तो ये एमाइलोलाइटिक उसे तोड़ देगा। प्रोटियोलाइटिक, जो भी अगर थोड़ी बहुत भी प्रोटीन बची है नहीं, ये इसका कांड कर देगा। लाइपोलाइटिक, फैट या लिपिड को बिल्कुल तोड़ देगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली जो है खाना, जो इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिए जाते हैं। प्रोटीन को हम अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, और फैट को हम या लिपिड को हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। ये फाइनली जाते हैं टूट। ठीक है भैया, अब यहाँ पे जो पानी बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन पानी को एब्जॉर्ब करती है। वाटर को जो मेन एब्जॉर्ब करता है, कौन करता है अफसोस, तो लार्ज इंटेस्टाइन। और जो खाना टूट नहीं पाता, अनडाइजेस्टेड है, वो फिर कहाँ होता है, इकट्ठा होता रहता है रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में, रेक्टम में इकट्ठा होता रहेगा और एनएस के थ्रू से बाहर निकाल देते हैं। अब बात आती है कि हर वक्त हमारी लेटरिन क्यों नहीं जाती, तो यहाँ पर एनएस में जो है स्फिंक्टर यानी कि उसके दरवाजे को बंद करने वाला पाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, एनाल स्फिंक्टर। एनाल स्फिंक्टर ये हमारा जैसे ही सिग्नल आते हैं, जैसे इस पर प्रेशर बढ़ता है, हमारे माइंड में सिग्नल जाते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू, फिर हम उसे सही जगह पे जाके उसे बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देते हैं। तो ये हमारा क्या था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने एक एक इसके पॉइंट के बारे में चर्चा कर ली, भाई इसके कौन कौन से रीजन होते हैं और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और ये क्या किस किस को डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक करें और शेयर तो बनता है यार।